हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद छमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो पवन सीरीज है, इसमें पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें जो है पवन सीरीज में जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट वाले दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो जितने भी जो है पवन सीरीज में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पेपर 1 में दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, तो उनको हम लोग 3 से 4 क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्लास में पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करा पाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है 3 से 4 क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और जिसने भी अभी तक पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली क्लास नहीं की है, प्लेलिस्ट बना दी गई है सभी सब्जेक्ट की, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है इसमें कि सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो अगर ये पूछा जाए कि सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है, तब भी आप लोगों को सेम आंसर लिखना होगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है शिक्षा में समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। जो शिक्षा है उसमें जो समुदाय के लोग हैं उनकी सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर समुदाय के लोगों पर डालकर नवाचार किया जा रहा है। इसमें यही मतलब है कि जो शिक्षा व्यवस्था है इसका जो संचालन है उसका दायित्व केवल सरकार पर ना होकर समुदाय के लोगों पर भी जो है डालकर इसका शिक्षा व्यवस्था जो है उसका नवाचार किया जा रहा है। आगे इसमें दिया गया है कि वास्तविकता यह है कि विद्यालय से संबंधित समस्याओं का सुलझाना तभी संभव है जब विद्यालय समुदाय व शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध हो। ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे दिया गया है शिक्षक सामुदायिक सहभागिता की महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर इसमें दिया गया है कि विद्यालय व समुदाय के बीच शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है। अगर आप लोगों से सामुदायिक सहभागिता के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए। जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो इसको जो है आंसर आप लोग, अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सीरीज में, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। रटना नहीं है, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट के बारे में। इसमें पूछा गया है कि ब्लूप्रिंट क्या है। ये कितना इम्पोर्टेंट आप लोग देख सकते हैं, 2024 में, 23 में, 2021 में, 18 में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। जो ब्लूप्रिंट होता है इसका जो है मेन रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र जो होते हैं उसकी आधारशिला के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इसमें दिया गया है आगे, इसका आंसर जो ब्लूप्रिंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। तो इसमें दिया गया है कि पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें आप लोगों को मेन ये पॉइंट याद रखना कि जो ब्लूप्रिंट है जो प्रश्न पत्र होते हैं उसकी आधारशिला होती है, प्रश्नों की आधारशिला, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी एक परिभाषा लिखी। क्वेश्चन 2024 में 2019 से पूछा गया है। क्रियात्मक शोध आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है पहले दिया गया है कि जो क्रियात्मक शोध है इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी एक परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्रियात्मक शोध होता क्या है। इसमें नहीं दिया गया, इसमें डायरेक्ट परिभाषा दी गई है। तो इसमें आप लोगों को ये जानना है कि क्रियात्मक शोध क्या होता है। तो आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए कि जो क्रियात्मक शोध है या फिर क्रियात्मक अनुसंधान है, यह एक ऐसी विधि होती है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्पन्न समस्याएं हैं, जो अभी जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में जो उत्पन्न समस्याएं चल रही हैं, उनका जो है वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत ये जो है एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। ये आप लोग इसके अर्थ के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक परिभाषा पूछी गई है, तो इसमें कोरे के अनुसार दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कोरे के अनुसार कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें दिया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता में जो है शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक आ जाएंगे, निरीक्षक भी आ जाएंगे। तो इसमें दिया गया है कि व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये कोरे की परिभाषा है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जो है या फिर क्रियात्मक शोध के बारे में अगर डिफिनीशन पूछी जाएगी तो इसको आप लोग अभी से याद कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम हो तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना हो। तो इसको क्रियात्मक शोध या अनुसंधान के बारे में कोरे की डिफिनीशन अच्छे से पढ़ लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे परिकल्पना क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इमेजिनेशन जो होता है ये जो है 2024 और 16 में पूछा गया है। तो इसमें जो है दिया गया है कि परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रियाविधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो अगर आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जाएगा तो अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो है वहाँ पे पेपर पूरा सॉल्व करना होता है। तो 1 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, पॉइंट टू पॉइंट आंसर जो है दिया जाता है, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें दिया गया है जो परिकल्पना है इससे तात्पर्य उन क्रियाविधियों से है जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आगे दिया गया है कि जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं तो उन्हें परिकल्पना कहते हैं। इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे उपयुक्त जो सुझाव होता है वही परिकल्पना कहलाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो क्रियात्मक शोध वाला टॉपिक है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्रियात्मक शोध या अनुसंधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बाकी जो है इसकी हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की गई है सारे सब्जेक्ट की, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें क्रियात्मक शोध के चरण दिए गए हैं, टोटल जो है 8 चरण होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण ये 2024 और 18 में पूछा गया है। पहला चरण दिया गया है समस्या का चयन, दूसरा दिया गया है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या का सीमांकन, चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना और कारणों का विश्लेषण। ये इसमें जो है 4 हो गए हैं। और 5वां दिया गया है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, छठा दिया गया है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, 7वां है विश्लेषण और 8 नंबर पे है निष्कर्ष। तो ये सारे जो है क्रियात्मक शोध के 8 चरण के नाम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि कभी भी कोई पूछे या आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए तो ये आप लोग अच्छे तरीके से 8 के 8 चरण अच्छे से लिख सकें। क्योंकि अगर ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आप लोग इस तरीके से 8
पॉइंट 8 चरण इसके लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो क्रियात्मक शोध के चरण हैं 8 हैं। एक हो जाएगा समस्या का चयन, दूसरा समस्या को परिभाषित करना, तीसरा समस्या सीमांकन, चौथा है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, पांचवा है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, छठा है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, सातवां है विश्लेषण, आठवां है निष्कर्ष। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उत्तम परीक्षण के 2 गुण लिखिए। उत्तम जो परीक्षण है इसके दो गुण जो है पूछे गए, 2024 में पूछा गया है तो 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें दिया गया है कि उत्तम परीक्षण के 2 गुण जो है इस प्रकार से दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है कि व्यवहारिक कसौटियाँ, गुण को कसौटियाँ भी कहते हैं, इसमें दिया गया है ब्रैकेट में आगे। दूसरा हो जाएगा तकनीकी कसौटियाँ। तो अगर आप लोगों से उत्तम परीक्षण के 2 गुण पूछे जाएंगे तो उसमें आप लोग व्यवहारिक गुण और तकनीकी गुण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। ये तो आप लोग अच्छे से लिख ही लेंगे क्योंकि आप लोग इसको हिंदी में भी पढ़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में भी पढ़े हैं। तो इसमें दिया गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, तो इससे पहला हो जाएगा वार्तालाप, कहानी, संवाद, भाषण, कविता। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। पहला हो जाएगा वार्तालाप, दूसरा कहानी संवाद हो जाएगा, तीसरा भाषण संवाद हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कविता। ये 3-4 आप लोगों को मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के भी साधन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। आप लोगों को इसको जो है सतत मूल्यांकन को भी अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सतत मूल्यांकन के महत्व पूछे गए हैं। तो इसका आंसर दिया गया है कि सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान का पथ प्रशस्त करता है। इसमें जो है ये जो क्लास हो रही है इसको आप लोग अच्छे से लगा के सुन लीजिए, जो भी क्लास करवाई जा रही है उसके बाद 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। थोड़े थोड़े टाइम अंतराल में जो है बीच बीच में इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसमें दिया गया है सतत मूल्यांकन में कि जो सतत मूल्यांकन है सार्थक ज्ञान के लिए निदान का पथ प्रशस्त करता है। आगे दिया गया है, एक प्राथमिक शिक्षक अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता की सहायता से मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थी के ज्ञानार्जन की कठिनाइयों और उसके कारणों का निदान करने के लिए कर सकता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसमें आगे दिया गया है, वह उचित उपचारात्मक साधन अपनाकर उसकी जो है प्रगतिरोध तथा क्षति को कम कर सकता है तथा इस तरह जो है अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, सार्थक ज्ञान का अर्थ है, जिसमें सार्थक ज्ञान यूज किया गया है इसका जो है इस शब्द का अर्थ हो जाएगा कि विद्यार्थी की वांछनीय योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास जिससे वह भविष्य में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके और विद्यार्थी को रुचि ज्ञानार्जन के लिए उपलब्ध समय एवं शिक्षा से लाभ उठाने की क्षमता प्राप्त होती है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगर इसके 2 महत्व पूछे जाए तो उसको पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, मूल्यांकन के प्रकार बताइए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है। तो इसके जो है प्रकार हो जाएंगे, मौखिक, लिखित, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, और चौथा हो जाएगा निरीक्षण, पांचवा हो जाएगा अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक और आकलित। ये इसके जो है प्रकार हो जाएंगे। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है मापन और मूल्यांकन की अच्छे से डिफिनीशन और इसमें डिफरेंस क्या क्या है इसको अच्छे से याद रखिए। इसमें जो है कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है, मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। तो इसमें जो अंतर है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से। सोपान का मतलब होता है इसके चरण कौन कौन से हैं। जो प्रश्न पत्र निर्माण होता है इसके चरण कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला चरण दिया गया है,
परीक्षण योजना बनाना। सबसे पहले योजना बनाना परीक्षण की। दूसरा दिया गया है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। योजना बनाने के बाद उसकी जो है तैयारी करना होता है। तीसरा दिया गया है कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। और चौथे नंबर पे दिया गया है परीक्षण का मूल्यांकन करना। और लास्ट में दिया गया है कि परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। तो ये जो है चारों हो जाएंगे प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान या फिर चरण। इनको आप लोगों को याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो इसमें दिया गया है इसका आंसर, साक्षात्कार विधि में छात्रों की समस्याओं एवं उनकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। इसमें जो है साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतर्विधि होती है। इसमें सबसे जो है इम्पॉर्टेंट लाइन जो दी गई है कि जो साक्षात्कार होता है इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतर्विधि होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा किस पक्ष से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को एक शब्द में आंसर इसका दे सकते हैं कि जो मांसपेशियां और आंगिक गतिविधियां होती हैं ये जो है इसे किस पक्ष से पूछा गया है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो मांसपेशियां और आंगिक गतिविधियां हैं यह जो है मूल्यांकन के मनोदैहिक पक्ष से संबंधित होती हैं। इसमें जो मेन आंसर है ये फर्स्ट लाइन में जो है दिया गया है। अगर आप लोग इस तरीके से लिख देंगे एक लाइन में तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें आगे समझाने के लिए दिया गया है कि यह मूल्यांकन का वह पक्ष है जो व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों, मांसपेशीय समन्वय और शरीर के अंगों की गति से जुड़ा होता है। आगे इसमें दिया गया है मनोदैहिक क्षेत्र में मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने शारीरिक कार्यों और गतिविधियों को कितना सटीक और प्रभावी ढंग से सीखा है, जैसे कि खेल, नृत्य, हस्तकला या किसी उपकरण का संचालन। इसमें हाथों और शरीर के अंगों का समन्वय, गति, संतुलन और बल का उपयोग शामिल होता है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बाकी इसका जो ये 1 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो ये शब्द मनोदैहिक पक्ष, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पूछे गए हैं। 3 स्तर होते हैं, संज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक और मनोक्रियात्मक या फिर जो है कौशलात्मक स्तर। इसके सभी के जो है पक्ष के स्तर अलग अलग होते हैं, तो उनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। नोट्स में सारा कुछ दिया गया है जो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी गई है। पूरा कंप्लीट सिलेबस की नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड की गई है सारे सब्जेक्ट की। तो वहाँ पे सभी जो पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, तीनों पक्ष के जो है अलग अलग स्तर बताए गए हैं। तो उनमें जो है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है अलग अलग जो है स्तर अगर आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाए तो उसमें आप लोगों को 6 लगाना होगा, लेकिन इसमें निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर से डिस्क्राइब किया गया है। तो जो निम्न स्तर में दिया गया है, पहला दिया गया है ज्ञान और बोध, तीसरा है प्रयोग, और दूसरे नंबर पे मध्य स्तर में दिया गया है विश्लेषण और संश्लेषण, उच्च स्तर में दिया गया है मूल्यांकन। इसमें अलग अलग स्तर डिवाइड कर दिया गया है। बाकी इसमें अगर आप लोग डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर पूछा जाएगा शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं पहले नंबर पे ज्ञान, दूसरे पे बोध, तीसरे पे प्रयोग, चौथे पर विश्लेषण, 5वें पर संश्लेषण और 6वें पर मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर जो हैं ये टोटल 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर अगर डाल के लिख देंगे तो इस प्रकार से भी सही माना जाएगा। जैसा आप लोगों को लिखने में आसानी हो उस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है। मूल्यांकन वाले टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि की और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है परीक्षण क्या है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन हैं जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक व गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BS ब्लूम जो हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष बताए हैं। वो 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, जो अभी बताया गया था, इसके जो है 6 स्तर हो जाएंगे। दूसरा है यहाँ पे भाषात्मक नहीं, यहाँ पे भावात्मक पक्ष हो जाएगा। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, भावात्मक पक्ष। और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। इनके सभी के स्तर अलग अलग हैं, तो इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है साक्षात्कार से क्या आशा है? ये क्वेश्चन अभी पीछे करवा दिया गया है, 2024 और 23 में 2 बार पूछा गया है लगातार। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, पीछे भी करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। ये भी 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध के उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा अवलोकन, दूसरा हो जाएगा परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा साक्षात्कार, चौथा हो जाएगा प्रश्नावली, पांचवा है निर्धारण मापनी, छठा हो जाएगा समाजमिति, सातवां हो जाएगा संचयी अभिलेख। तो अगर आप लोगों से क्रियात्मक शोध के उपकरण पूछे जाएंगे तो ये जो है 6-7 आप लोगों को अच्छे से लिख देना है, ताकि आप लोगों को नंबर अच्छे से मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। नवाचार के बारे में इसमें आप लोगों को लिखना है। इसमें दिया गया है कि नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। ये डिफिनीशन आप लोग अभी से याद कर लीजिए अच्छे से। 1 लाइन की डिफिनीशन है नवाचार के बारे में, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। अगर आप लोगों से जो है नवाचार के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, 2025 में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि शैक्षिक मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। तो इसमें 4 स्तर दिए गए हैं। शैक्षिक मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर हैं। पहला दिया गया है शाब्दिक स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर, चौथा है अनुपात स्तर। ये चारों स्तर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। इसमें क्रियात्मक शोध के बारे में इसका जो पहले मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बताया था क्रियात्मक शोध या अनुसंधान के बारे में, उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इसमें दिया गया है कि क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसे ही आप लोग पढ़िए। इसको क्रियात्मक शोध को इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि क्रियात्मक शोध एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का जो है वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। अगर आप लोग इस तरीके से लिख देंगे आसान भाषा में तो आप लोगों को नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे और आप लोगों को याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिर से इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है, क्रियात्मक शोध वाला या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है।
जैसे इसमें पूछ लिया गया है 2023 में, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य, ये भी 23 में पूछा गया है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो एक बार में एक पेपर में दो दो क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। मेन क्रियात्मक शोध में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो वर्तमान शिक्षा है इसके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। बस सबसे मेन लाइन इम्पॉर्टेंट यही है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है विश्वसनीयता किसे कहते हैं, क्वेश्चन 2023 में और 18 में पूछा गया है। तो इसमें विश्वसनीयता के बारे में दिया गया है, आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। आगे दिया गया है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने का समान निष्कर्ष प्राप्त होता है। अगर जो है इसमें दिया गया कि जो विश्वसनीयता है इससे तात्पर्य एक ऐसी परीक्षा से है जिसको अगर हम कई बार प्रशासित करें तो उसमें जो निष्कर्ष है वो समान प्राप्त हो। अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। अगर हर बार अलग अलग निकलते हैं तो फिर इसको जो है विश्वसनीय नहीं कहेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। इसमें दिया गया दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में कि प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है और इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आगे इसमें दिया गया है कि दक्षता आधारित जो मूल्यांकन है इससे तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच या विश्लेषण करना जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मापन के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप लोगों से मापन के बारे में 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग ये डिफिनीसन याद कर लीजिए, आसान है और इसको अगर आप लोग लिख देंगे तो नंबर भी पूरा मिल जाएगा, कि बहुत कम शब्दों में अगर आप लोग अपना आंसर देंगे तो पूरा पेपर भी आप लोग अच्छे सॉल्व कर पाएंगे और नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इसमें अगर आप लोगों से मापन पूछा जाएगा तो उसमें 4-5 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है 1 नंबर में। इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो मापन है मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों और मध्यांक तथा मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो मापन होता है मूल्यांकन का एक भाग होता है, ये याद रखना है। और यह प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यांक और मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केवल इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको मापन के बारे में। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ये सही बात है। इसमें दिया गया है कि यह कथन जो है किसका है, तो यह कथन रॉस का है। ये कथन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मापन के बारे में ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, मापन के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कथन लिखने से नंबर जो है ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं और जो आंसर होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप लोग कथन उसमें शामिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन के बारे में पूछा गया है कि मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है, तो यह कथन रेमर्स व गेज का है। अगर आप लोगों से मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप लोग ये कथन अच्छे से लिख सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों से मापन मूल्यांकन में डिफरेंस पूछा जाएगा तो इसको अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मापन का प्रमुख तत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा,
जिसकी जिसकी जो है किसी विशेषता का मापन होता है। वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है वह जो है मापन का प्रमुख तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह मूल्यांकन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, जो फॉर्मेटिव होता है इसका मतलब होता है संरचनात्मक। आप लोगों को जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन और समेटिव मूल्यांकन अच्छे से याद रखना है। समेटिव मूल्यांकन का मतलब होता है आकलित मूल्यांकन और फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मतलब होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिव मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी जो समेटिव मूल्यांकन है उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके जो प्रारंभिक ज्ञान होता है उसका जो मूल्यांकन होता है वह फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। तो काफ़ी आसान है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से कि जो फॉर्मेटिव या संरचनात्मक मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन होता है जिसमें जो है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें दिया गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें आप लोग जो है डिफरेंस लिख सकते हैं। एक अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो काफ़ी आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा। अगर मापन मूल्यांकन में अंतर पूछा जाएगा तो पीछे जो अभी मैंने बताया था रेमर्स व गेज के अनुसार उसको आप लोग यहाँ लिख सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं कि मापन एक सामान्य शब्द है जबकि जो मूल्यांकन है वह एक तकनीकी शब्द है। तो ये डिफरेंस आप लोग यहाँ पे कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। ये आप लोगों को जैसे ये एक शब्द में आंसर देना होता है तो इनको जो है 2 से 3 बार पढ़ के अच्छे से रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है, अगर इसमें आप लोग संकुचित लिखेंगे तभी आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पे अपने मन से परीक्षण के बारे में बना के कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द में इसका आंसर देना है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है तो इसमें आप लोगों को सीधा लिखना है कि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि अगर आप लोग जब एक शब्द में किसी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा तो उसको आप लोगों को उसी प्रकार से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वह क्या कहलाता है? अभी पीछे डिफिनेशन में मैंने पढ़ाया था, तो वह जो है विश्वसनीयता कहलाएगा। इसमें साफ साफ बताया गया था कि जब कोई भी जो है परीक्षण लिया जाता है तो उसका बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार परीक्षण लें, कई बार लें, उसके बाद एक ही जैसा परिणाम मिले, रिजल्ट एक ही जैसा दिखे, तो वह विश्वसनीयता के अंतर्गत आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है सतत मूल्यांकन क्या है? इसके बारे में मैंने पीछे अच्छे से पढ़ा दिया है। इसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत से ही समझ में आ जाएगा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है कि निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? तो सतत मूल्यांकन को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। जो सतत मूल्यांकन होता है इसी को निरंतर मूल्यांकन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें जो 3rd सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है इसमें थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा टफ है ये। इसमें जो है बच्चों की बैक बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स से अच्छे से पढ़ लीजिए। नोट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। जो क्लासेस करवाई जा रही हैं इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी टफ है, इसमें जो है बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है
और 50 नंबर के पेपर में भी कई बच्चों की इसमें बैक लग जाती है। तो इसको आप लोग ये मत समझिए कि 50 नंबर का पेपर है पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, वो थोड़ा आसान है, उसका सिलेबस भी कम है और फर्स्ट पेपर की अपेक्षा वो जो है थोड़ा इजी है। तो उसको अगर आप लोग कम टाइम देकर इधर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको भी पढ़ना है, ये मत सोचिए कि उसको पढ़ना नहीं है, उसका सिलेबस कम है, उसको आप लोग कम टाइम में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और आसान भी है। इसमें आप लोगों को फर्स्ट पेपर में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जो क्लासेस करवाई जा रही हैं उनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ इसमें पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल सूक्ष्म, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ज्ञात अज्ञात अनेक पक्ष हैं, जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है। तो इसके 3 पक्ष होते हैं। पहला हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा हो जाएगा भावात्मक पक्ष, तीसरा हो जाएगा कौशलात्मक पक्ष। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा गया है, सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी विधियां, पहली हो जाएगी सत्र परीक्षा, दूसरी मासिक परीक्षा, तीसरी हो जाएगी सेमेस्टर पद्धति। तो ये इसकी विधियां सतत मूल्यांकन की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ब्लूम के मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें संज्ञानात्मक पक्ष पूछा गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो ब्लूम का मूल्यांकन है उसमें जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके टोटल 6 वर्ग होते हैं। 6 वर्ग पीछे अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें जो है ज्ञान, बोध, ये सारा कुछ आ जाएगा, तो उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी भावात्मक पक्ष उसके अलग स्तर हो जाएंगे और जो है क्रियात्मक पक्ष इसके भी अलग स्तर हो जाएंगे, उसको आप लोग नोट्स से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो है पीछे मैंने फॉर्मेटिव मूल्यांकन के बारे में बताया था, जो जिसका जो है संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, उसमें बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समेटिव मूल्यांकन यानी कि आकलित मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समेटिव मूल्यांकन या फिर आकलित मूल्यांकन, या इसको योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि समेटिव मूल्यांकन को आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है या फिर कहलाता है। इसमें आगे दिया गया है कि इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन और समेटिव मूल्यांकन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। मापन और मूल्यांकन के बारे में आप लोग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पहले तो आप लोग मापन और मूल्यांकन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि नोट्स में दिया गया है। इसको जब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारे पॉइंट आप लोग उस नोट से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो इसमें हो जाएगा, नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। पहला हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। तो ये इसके जो है 3 बिंदु हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं। जो मूल्यांकन का क्षेत्र है इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनके व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं। पहला हो जाएगा ज्ञान, दूसरा कुशलताएं, तीसरा रुचियां हो जाएगा, चौथा योग्यताएं और बुद्धि। इसमें आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आप लोगों को ज्ञान, कुशलता, रुचि, योग्यता और बुद्धि लिखना होगा, ये इसके व्यक्तित्व के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसके जो है 3 सोपान हो जाएंगे, क्वेश्चन पीछे
2 से 3 बार करवा दिया गया है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि जो मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता है यह शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। नेक्स्ट पूछा गया है, अगर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, तो इसमें आप लोग डॉक्टर पटेल के अनुसार लिख सकते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन में इसका आप लोग आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है। तो इसका क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा स्वाभाविकरण करना। ऑप्शन नहीं सॉरी इसमें दिया गया है कि जो मूल्यांकन है इसका क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। तो इसका क्रियात्मक पक्ष स्वाभाविकरण करना हो जाएगा। ये आप लोगों को एक जो शब्द में आंसर दिया जाता है किसी क्वेश्चन को, ये वाले अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अगर डिस्क्राइब करके पूछा जाएगा तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर जिसका आंसर एक शब्द में देना होगा उसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर एक शब्द में ही आप लोगों को देना होगा। तो इसमें जैसे मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष पूछा गया है, तो इसमें आप लोग नॉर्मल स्वाभाविकरण करना अगर इतना लिख देंगे तो आप लोगों को टोटल 1 नंबर मिल भी जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है बोध क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध जो है किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसमें आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसमें बाकी दिया गया है कि बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना, ये जो है लिखित परीक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो जो लिखित अभिव्यक्ति इसकी उपयोगिता हो जाएगी कि बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से जो है समझ लेता है। अगर आप लोगों से लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता पूछी जाएगी तब आप लोग इसको लिख सकते हैं कि बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो पेपर 1 है शैक्षिक मूल्यांकन, इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इसको हम लोग टोटल जो है 3 क्लास में कवर करेंगे, जिसमें जो है पहली क्लास आज कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा 2 क्लासेस और होंगी, वो उन जब 2 क्लासेस पूरा टोटल जो है 3 क्लास में कवर होगा। एक क्लास आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उसको हम लोग 2 क्लास और करवाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके 2-2 3-3 क्लासेस सभी सब्जेक्ट की करवा दी जाएंगी। जिसमें कम क्वेश्चन दिए गए 25 नंबर वाले हैं उसको हम लोग 1 से 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, और जो 50 नंबर वाले हैं उसको हम लोग 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो है अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स फ्री में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे इसी सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसकी 2nd क्लास करेंगे, और तीसरी क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो बहुविकल्पी प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसका लिंक, तो सभी लोग वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए। और सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।